महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। पूरा महाराष्ट्र दो खेमों में बटा हुआ है, एक एनडीए गठबंधन और दूसरा महायुति गठबंधन, यानी महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच ये पूरा महाराष्ट्र की राजनीति इर्द गिर्द घूम रही है। महायुति में जहां बीजेपी, एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एक तरफ है और छोटे दल हैं, वहीं दूसरी तरफ यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी शरद चंद्र पवार की और कांग्रेस, ये महागठबंधन महाविकास आघाड़ी की तरफ है। ये दोनों उसके बीच से अभी बीच में जो इनके टेंशन बढ़ाने के बीच जो आए हैं प्रत्याशी, वो जो बगावत करके चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने कुछ टेंशन बढ़ाई। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी टेंशन बढ़ी इन पार्टियों के दोनों दोनों गठबंधनों की, उसमें सबसे बड़ी भूमिका मनोज जारंगे पाटिल की थी, जो मराठा आंदोलन, मराठा जो आरक्षण आंदोलन के एक कर्ता धर्ता है, जिनके नेतृत्व में मराठा आंदोलन हुआ था। और उन्होंने एक चौंका दिया कि हम 25 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। कहा जाता है कि मराठवाड़ा जो इलाका है उसमें 46 सीटें आती हैं, उनमें उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन उन्होंने फिर बैकड्रॉ हुआ, उन्होंने कहा है कि हमने अपने समाज से ये मशविरा लिया है, उनसे बातचीत की है और उसके बाद हमने अपने सारे उम्मीदवारों को ये कहा है कि वो अपना पर्चा दाखिल न करें, यानी वो बैकफुट पे आ गए हैं। हालांकि उन्होंने किसी का समर्थन नहीं किया है, लेकिन वो उनका हमेशा से ये कहना है कि वो जो पार्टी उनके साथ होगी, उनकी मांगों के साथ होगी, उनके साथ हैं, और जो खिलाफ है उनके खिलाफ है। चूंकि मायावती के खिलाफ कई बार उनको बोलते देखा गया। लेकिन इसके बैकड्रॉ क्या होंगे, यानी कि इससे नुकसान और किससे फायदा होगा, इस बात को समझने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनू कनौजिया। तो सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी उपेंद्र। मनोज जारंगे तो अपने 25 उम्मीदवार का जो ऐलान किया था, उन्होंने कहा कि भाई अब नामांकन मत करो, अब चुनावी मैदान में न जाओ। अभी नई नई पार्टी, अभी नए नए नेता बने हैं, तो कहीं हार गए तो कहीं बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जी ये इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है कि जो मनोज जारंगे पाटिल कल शाम तक ये कह रहे थे कि हम चुनाव में उतरेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उनके जितने भी मराठा जो समुदाय के लोग थे, उनसे उन्होंने अपील कर दी कि आप आपके फॉर्म जो है वो वापस ले लो। आज 3 बजे तक जो नॉमिनेशन थे उसके नाम जो है वापस लेने की आज आखिरी दिन था और 3 बजे काफी अब समय खत्म हो चुका है। थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कितने कैंडिडेट्स हैं। तो 3 बजे तक का समय था और उसके पहले ही मनोज जारंगे पाटिल ने यह कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और जितने भी उनके मराठा समर्थक है जो मैदान में उतरे थे, उन्होंने कह दिया कि फॉर्म वापस ले लो। अब इसका एक कारण है, कारण काफी इंटरेस्टिंग है। हम जब पीछे जाते हैं, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो हमने काफी कुछ देखा। मनोज जारंगे पाटिल जो है वो जो है कई लोगों से मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम 25 सीटों पर मैदान में उतरेंगे, हम जो महायुति है उसे हराएंगे, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेंगे। उस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। उनमें मुस्लिम समाज के धर्मगुरु थे, एक मदानी करके हैं, उनसे मुलाकात की। फिर दलित समुदाय के जो नेताओं नेता से मुलाकात की थी। जी, दलित नेता जो है राजरत्न अंबेडकर और आनंद राज अंबेडकर, इनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तो उन्होंने एक प्लान बनाया था। प्लान ये था कि दलित, मराठा और मुस्लिम डीएमएम फैक्टर जो है उसके तहत जो है चुनाव लड़ेंगे। फिर प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया शुरू होते होते बातचीत चलती रही कि चलो हम चुनाव लड़ेंगे, फॉर्म्स भर दिए गए। लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट आया है, वो ट्विस्ट आया है 2 नवंबर की रात को। अब 2 नवंबर की रात को क्या हुआ? 2 नवंबर की रात जहां पर मनोज जारंगे पाटिल रुके हुए थे, वहां पर एक मीटिंग होनी थी और उस मीटिंग के दौरान कुछ मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, उन्होंने अब अपराइट जाके ये कह दिया कि हम मराठा जो कैंडिडेट है उसे वोट नहीं देंगे। अब उस एक पर्टिकुलर टाइम से यहां पर ये बात ट्रिगर होने लगी कि दोनों समुदाय जो है वो एक साथ नहीं आएंगे। हालांकि उस वक्त शांत कर लिया गया, उस वक्त चीजें चुप करवा ली गई। लेकिन उसके बाद जो मीटिंग शुरू हुई, जो कल सुबह से चल रही थी, 3 तारीख की सुबह से चल रही थी मीटिंग,
उस मीटिंग के दौरान मनोज जारंगे पाटिल जो है वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से जो लिस्ट आने वाली थी वो लिस्ट आए। साथ ही साथ राजरत्न अंबेडकर और प्रकाश अंबेडकर, इन दोनों से आनंद राज अंबेडकर, इन दोनों से भी उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट मांगी गई थी मनोज जारंगे पाटिल की तरफ से। लेकिन कल देर रात तक, लगभग 3-4 बजे तक मनोज जारंगे पाटिल की तरफ से कोई भी, इन नेताओं की तरफ से कोई भी लिस्ट नहीं आई, और मनोज जारंगे पाटिल अपने जो कैंडिडेट्स थे उनकी लिस्ट लेकर वो खड़े हुए थे। उनका ये विचार था कि अगर जो मुस्लिम समुदाय है और जो दलित समुदाय है, इन दोनों के अगर लिस्ट आते हैं तो कौन कहां से लड़ेगा ये तय करके चुनाव में उतरते। लेकिन 4 बजे तक ऐसा हुआ कि इन दोनों की तरफ से कोई भी लिस्ट नहीं आई। मनोज जारंगे पाटिल इंतजार करते रहे और आखिरकार उन्हें यह फैसला लेना पड़ा कि अब चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि जो मराठा समुदाय है वो बड़े पैमाने में पर तो है, लेकिन वो अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकता है। इसलिए मुस्लिम और जो दलित का गठजोड़ होना जरूरी था चुनाव जीतने के लिहाज से। जी, तो वो नहीं हुआ, और इससे पहले हम हार जाए, यानी कि हमारा कैंडिडेट उतरे और हम हार जाए, और इस हार का असर जो है वो आगे जो मराठा आरक्षण को लेकर जो उनके आंदोलन पर भी पड़ सकता है। तो इसी के चलते मनोज जारंगे पाटिल ने जो है ये फैसला ले लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसके बाद उपेंद्र एक चीज आती है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसको फायदा किसका होगा। देखिए, इससे सीधे सीधे फायदा होगा शरद पवार को, कांग्रेस को, और कुछ हद तक होगा एकनाथ शिंदे को। बीजेपी को जरा भी इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि मनोज जारंगे पाटिल की सीधी सीधी लड़ाई जो थी वो बीजेपी के साथ थी, देवेंद्र फडणवीस के साथ। जी, तो इस फैसले का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं शरद पवार की पार्टी को और एकनाथ शिंदे को और कांग्रेस को होने वाला है। और कुछ सर्वेस तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद ये देखने मिल सकता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाविकास आघाड़ी में आ गया है। चुनाव में तो वो ज्यादा सीट से लड़ ही रहे हैं। इसके अलावा वो अगर बात करें तो उन्हें एक फायदा भी मिल रहा है मनोज जारंगे पाटिल की। निश्चित तौर पे अगर लोकसभा के चुनाव के अगर नतीजों को भी देखेंगे तो वहां भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, है ना। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो नाराजगी है, एक तो पिछले 2.5 साल की सत्ता, 2 साल की सत्ता है, और उसके खिलाफ जो नाराजगी है, उसके बाद से जो पार्टियों में टूट की नाराजगी है, शिवसेना में 2 फाड़ किया गया, एनसीपी में 2 फाड़ किया गया, उसकी अपनी एक कहानी है। और उसको लेकर भी लोगों ने लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक, हालांकि लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो एक देश लेवल के होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, और विधानसभा के चुनाव लोकल स्तर पे होते हैं, तो उसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। गुस्सा जाहिर करने की ज्यादा लोगों के पास प्रतिक्रिया करने की, गुस्सा जाहिर करने के मौके ज्यादा होते हैं, और वो वहां दिखाते भी हैं। तो यही माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार कांग्रेस की सीटें या कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहे और महाविकास आघाड़ी में, हालांकि हम लोग जो उस दिन बात कर रहे थे कि कांग्रेस की कितनी भी सीटें आ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री का फेस एक तरह से तय ही है, उद्धव ठाकरे, और वही होने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस के पास मजबूरी कहें या जो कुछ कर लें, क्योंकि अगर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है तो उसको किसी भी प्रकार से समझौता करना होगा, जैसे बीजेपी ने किया, अपने मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा, ये मजबूरी ही थी भाई। जो मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बन रहा है कितनी बड़ी मजबूरी होगी, तो ये था। लेकिन हमारा सवाल एक और है मनोज जारंगे को लेकर कि मनोज जारंगे अगर पीछे हटे हैं तो कहीं इसके पीछे शरद पवार का तो हाथ नहीं है। देखिए, ये अंदर खाने उपेंद्र ये बातें आती रही है कि मनोज जारंगे पाटिल जो है वो कहीं ना कहीं शरद पवार की बनी बनाई स्क्रिप्ट पर जो है वो काम कर रहे हैं। बातें कई सारी निकल के आती हैं, और बातें जब तक या तो शरद पवार पुष्टि ना करे या फिर मनोज जारंगे पाटिल पुष्टि ना करे तो इसको कोई इस पर हम ये नहीं कह सकते कि ये किसका प्लान था। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। वो किसके लिए काम कर रहे हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन किसके खिलाफ काम कर रहे हैं ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि उनके एजेंडे में बीजेपी के खिलाफ जो है एक नाराजगी जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट है।
पिछले जो चुनाव में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो मराठवाड़ा का इलाका है उसमें 6 में से 4 सीटें जो है वो एनडीए के हाथ से चली गई। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण बताया गया मनोज जारंगे पाटिल को। और सिर्फ सीट ही नहीं गई बल्कि बड़े नेता जो है वो हार गए। इसमें पंकजा मुंडे जो कि मुंडे परिवार से आती हैं, एमपी रह चुकी हैं, वो हार गई। इसके अलावा राव साहब दानवे जो कि रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे वो भी विदर्भ से हार गए। तो ऐसे बड़े नेता भी हार गए। तो उसके बाद भी बार बार मनोज जारंगे पाटिल जो है वो कहते आए हैं कि हमें 288 गिराना है। किसके गिराना है? हमें 288 जो है वो भाजपा के गिराने हैं। और भाजपा की लड़ाई और उनकी लड़ाई आप देख लीजिए कि आमने सामने वाली लड़ाई हो गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने ठोकुन काड़ा जैसा वर्ड भी बोला था। इसके बाद तेज तर्रार अंदाज में मनोज जारंगे पाटिल ने भी उसको रिप्लाई दिया था। तो किसके साथ है ये कहना, पुष्टि करना तो मुश्किल है, लेकिन किसके खिलाफ है ये हमें साफ तौर पर उपेंद्र दिख रहा है कि किस तरह से वो अपने बयान दे रहे हैं, किस तरह से अपना आंदोलन खड़े कर रहे हैं और किस तरह से वो सिर्फ एक ही नेता के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका अच्छा, टारगेट मनोज जारंगे ही थे जो एक बार हवा उड़ी, और हवा है भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स या देश की पॉलिटिक्स और राजनीति में, कि जैसे बीजेपी ने हरियाणा में जाट और गैर जाट कर दिया, उसी तरह से हो सकता है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र में मराठा और गैर मराठाओं को लेके एक हवा बनाई जाए। और इसमें मनोज जारंगे एक बड़ी वजह है बीजेपी के बैक पे जाने के पीछे मराठाओं को लेके। तो मनोज जारंगे की जो पहुंच है लगभग कितनी सीटों के आसपास है? मान लीजिए अगर विधानसभा की 288 सीटों में देखा जाए तो मराठवाड़ा है, विदर्भ है, पश्चिमी आपका महाराष्ट्र है, उत्तरी महाराष्ट्र है, और आपका उधर कोंकण क्षेत्र वाला इलाका है। तो इनमें किस इलाके में मनोज जारंगे की पैठ? चूंकि मराठा आंदोलन है, मराठा तो पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं, मराठी मानुस तो पूरे महाराष्ट्र में है, लेकिन जो मनोज जारंगे का मेन कोर वोट बैंक है, जिनके कहने से असर पड़ेगा, वो इलाका कौन सा है और कितनी सीटों पर प्रभाव रखते हैं मनोज जारंगे? पहले मैं आपका ये कितनी सीटों पर वो असर डालेंगे ये बता देता हूं। उसके बाद जो हरियाणा के पॉइंट से जिस तरह से आपने सवाल पूछा उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। मनोज जारंगे पाटिल खासतौर पर विदर्भ में उनका ज्यादा, मराठवाड़ा इलाके में उनका असर ज्यादा दिखने मिलेगा। और खासतौर पर जो बीड़ जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है उसके अंदर जो सीट्स है उस पर सबसे ज्यादा देखने मिलेगा। अब सीधे सीधे पकड़ लीजिए कि मराठवाड़ा में 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 में अगर देख लिया जाए, एक में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है असेंबली की, तो इस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो 36 सीटें जो है वो यहाँ पर मराठवाड़ा में। इसके बाद 3 और सीटें जो है लोकसभा की जो है वो विदर्भ की आ जाती है। इसके तरह से देख लीजिए तो लगभग नहीं कह के 70 से 80 सीटें महाराष्ट्र में ऐसी है जहां पर मराठा वोटर्स जो है वो भले किसी को जिताए नहीं, लेकिन हराने की ताकत जरूर रखता है। तो हराने के लिए मराठा वोटर्स जो है वो काफी ज्यादा निर्णायक साबित हो सकते हैं। और लगभग 80 सीटें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके हिसाब से जो मराठा वोटर्स है वो अपना इम्पैक्ट डालेंगे। विदर्भ और मराठवाड़ा, इनसे अगर हम आगे निकलते हैं तो मराठा समुदाय जो है वो मुंबई में भी काफी सक्रिय है। मुंबई के भी कुछ पॉकेट्स में भी उनका काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम चले जाएं वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वहां पर भी हमें देखने मिलेगा। नागपुर साइड में भी हमें इसका असर देखने मिलेगा, नासिक में भी इसका असर देखने मिलेगा। तो कई सारे जगहों पर छोटे छोटे पॉकेट्स, उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके वाले, जी वहां पर हमें इनका असर देखने मिलेगा। तो 70 से 80 सीट आप पकड़ लीजिए। अब हम देखते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से जो है वोट जो है वो जातियों में बंटवारा करके किस तरह से बीजेपी ने जो है अपनी जीत हासिल की, तो इसके लिए बीजेपी की काफी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट था जहां पर बीजेपी की जीत नामुमकिन थी। लेकिन बीजेपी ने वहां पर माइक्रो मैनेजमेंट करके, वो बोलते हैं ना, मस्कुलर लेवल तक जाकर उन्होंने जो है जो नाराजगी है उससे दूर की और अपने वोट्स को इंटैक्ट किया।
तो बीजेपी महाराष्ट्र में भी ये सब चीजें कर सकती है, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि ओबीसी को अपने साथ लेना है, दलित समुदाय को भी अपने साथ लेना है। खुद ही देखिए कि राजरत्न अंबेडकर और प्रकाश अंबेडकर जो है मनोज जरांगे पाटिल के साथ जाने वाले थे, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने अपनी लिस्ट नहीं दी। तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसका असर दिखाना शुरू कर दिया है। उस असर की वजह से हमें देखने मिल रहा है कि जो मनोज जरांगे पाटिल की जो प्लान था, वो प्लान कहीं ना कहीं अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के चलते वो अपने कैंडिडेट्स को वापस ले रहे हैं। तो बीजेपी छोटी छोटी लेवल पर जाकर, बूथ लेवल पर जाकर अपना काम कर रही है, और ये जो नाराजगी है, लगभग मेरे ख्याल से 38% मराठा जो है वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और ये पूरे महाराष्ट्र में अगर देख लिया जाए तो सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें ये कहा गया कि 23% जो मुद्दा रहेगा, जो असर डालेगा इस चुनाव में, वो मराठा आरक्षण का रहेगा। लेकिन फिर भी बीजेपी जो है ये इसे कहीं ना कहीं कमजोर करने और इसे तोड़ने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। सोनू, जैसे हम देख लें, अगर हरियाणा के बरक्स अगर महाराष्ट्र की राजनीति को हम समझे, तो हरियाणा में आप देखेंगे तो हरियाणा में एक कोर बेस बीजेपी का जो है उसका अपना कैडर है, जो कैडर है, जो गांव गली मोहल्ला कुच्चा ढाणी में है। क्या महाराष्ट्र में ऐसा है? क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी हमेशा एक छोटे भाई की भूमिका में रही, शिवसेना की, जब शिवसेना एक थी उस वक्त से छोटे भाई की भूमिका में रही, छोटे भाई की भूमिका में आई, अब बड़े बड़े भाई की भूमिका में है दो पार्टियों के टूट के बाद। लेकिन क्या जो संगठन बीजेपी जिस संगठन के लिए जानी जाती है, वो संगठन गांव गली मोहल्ला और बूथ लेवल तक, क्या महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र में वैसा बीजेपी का काडर है जो हाँ एक कहने पे ये आला कमान कुछ और कह रहा, पता चले कि स्टेट लेवल की जो पॉलिटिक्स हम समझते ही हैं कि देवेंद्र फडणवीस क्या चाहते हैं, आला कमान क्या करवाना चाहता है, आरएसएस क्या करना चाहती है, क्योंकि इन सबको अलग करके हम नहीं देख सकते, सबको मिला के देख सकते हैं। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति या महाराष्ट्र में बीजेपी का काडर कितना मजबूत है, इस पे ये निर्भर करता है। देखिए 2014 तक जब एक लहर आई थी और मोदी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त तक बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में एक छोटे भाई का रोल निभाती थी। लेकिन 2014 के बाद से ही भाजपा ने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मुझे लगता है देश के हर उस राज्य में अपने आप का विस्तार करना शुरू किया जहां पर वो नहीं थी। अब महाराष्ट्र में देखिए 2014 के बाद 2019 में चीजें बदल गई। भाजपा जो है उसने उस चुनाव में 155 सीटों पर चुनाव लड़ा, और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी उसने करीब 120 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो भाजपा ने अपनी ताकत दिखाने का काम पूरी तरह से किया। तो ये तो अपने अलायंस पार्टनर के साथ सीट शेयरिंग को लेकर हुआ, लेकिन इस दौरान भाजपा ने अपने जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो अपना संगठन है, उसे पूरी तरह से मजबूत करने का काम महाराष्ट्र में किया है। भाजपा सिर्फ अकेले काम नहीं करती है, आरएसएस की भी उसे मदद मिलती है। आरएसएस की शाखाएं भी मुंबई में भी कई जगहों पर हैं, और अलग अलग जगहों पर हम देखने मिलता है कि भाजपा के जो ऑफिसेज हैं वो बड़े पैमाने पर देखने मिलेंगे। तो भाजपा ने अपना जो ग्राउंड लेवल का काम है वो महाराष्ट्र में जाहिर तौर पर किया है। जहां वो जीत सकते हैं वहां तो उन्होंने डेफिनेटली काम किया है, और जहां वो नहीं जीत सकते हैं, या तो समय लग सकता है, या तो फिर उसके लिए उसे उनके अलायंस पार्टनर वहां पर स्ट्रांग है, तो वहां पर कुछ हद तक हमें कम दिखाई देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अपना विस्तार भाजपा ने काफी अच्छी तरीके से किया है। हर एक लेवल पर भाजपा के पास नेता है, और हर एक लेवल पर उनके कार्यकर्ता स्ट्रांग है। अब जैसे हम देखते हैं कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, अब यहां पर देख लीजिए कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अलावा आपके पास कौन सा नेता है जो थर्ड या फोर्थ नंबर पे आता है, जिसे हम पहचानते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम जाते हैं तो हमें देवेंद्र फडणवीस दिखाई देते हैं, चंद्रशेखर बावनकुले हमें देखने मिलते हैं, हमें नितिन गडकरी देखने मिलते हैं, हमें अलग अलग नेता विनोद तावड़े देखने मिलते हैं, हमें शाइना इंसी देखने मिलती है। ऐसे कई सारे नेता हमें देखने मिलते हैं जो काफी जो है अपना अपना पैठ रखते हैं। तो
बीजेपी ने उस तरह से अपने एक हायरार्की भी बना के रखी है, उनके नेताओं की हायरार्की बना के रखी है। उसके बाद जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर भी इस तरह से आज भी कई पार्टियां, सिर्फ कांग्रेस को मैं छोड़ दूं तो महाराष्ट्र की जो अधिकतर पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं है। तो सोशल मीडिया के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना पेनिट्रेशन जो है वो काफी बढ़ा दिया है और लोगों तक उसने पहुंचने का काम किया है। तो एक तो जमीनी लेवल पर और एक तो सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी काम किया है और बूथ लेवल के कार्यकर्ता को और बूथ लेवल पर अपने आप को काफी स्ट्रांग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उपेंद्र जी, ये मैं 100% कह सकता हूँ। लेकिन सवाल है सोनू, एक सवाल हमारा ये है आरएसएस की भूमिका को लेकर, क्योंकि देखते हैं कि अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और राज्य की पॉलिटिक्स में अगर आप पहुंचते हैं तो ऊपर से आला कमान का हस्तक्षेप बहुत बढ़ता है। क्योंकि नितिन गडकरी, हमको याद है कि लोकसभा चुनाव में जब नितिन गडकरी की जो लोकसभा सीट है नागपुर, जब वहां पर्यवेक्षक की टीम गई तो वहां के लोगों की बहुत नाराजगी हुई। लोग नाराज हुए कि क्या जिस तरह से पर्यवेक्षक भेजे गए हैं नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या वैसे ही पर्यवेक्षक अमित शाह के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजे गए? क्या राजनाथ सिंह के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजे गए? क्या खुद प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजे गए? अगर नहीं भेजा गया तो यहाँ क्यों भेजा गया? क्योंकि हम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देखते हैं कि वहां लोकल लीडर्स और आला कमान के बीच बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति। चाहे आप प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को देख लीजिए, वो कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि देवेंद्र फडणवीस उनको बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में उनके बीच बीजेपी की एकता के बीच और आरएसएस को लेकर जो चलने की कड़ी, अभी भी आरएसएस को लेकर एक दुविधा बनी हुई है कि फिर से एक माहौल गर्मा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच तलवार खींचती नजर आ रही है, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अभी वो बीच में चला कि अध्यक्ष के ऐलान किया जाएगा, तो हुआ कि आरएसएस की तरफ से बिना सहमति के कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। अध्यक्ष को लेकर भी आपका मामला अटका पड़ा हुआ है। कटेंगे बटेंगे वाले को लेकर बीजेपी सीधे पीछे हट गई। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सबको पता है कि किस लैब में बना और किस लैब में तैयार हुआ और किससे बुलवाया गया और ये किसका नारा था। बीजेपी ने इससे किराना कर लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के, उन्होंने कहा साफ तौर पर कर दिया कि ये बीजेपी का नारा नहीं है ना। तो कैसे एकजुटता कैसे है बीजेपी की? देखिए 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए ना, उसमें ये चीज हमें देखने मिली कि आरएसएस की नाराजगी थी। आरएसएस नहीं चाहता था कि अजित पवार को साथ में लेकर जो है वो चुनाव लड़ा जाए। आरएसएस तो पहले से ही खिलाफ था कि अजित पवार को किसी प्रकार से अपने साथ लिया जाए और इसका नतीजा हमें देखने मिला कि आरएसएस ने चुनाव में काम नहीं किया और चुनाव में काम नहीं करने के बाद जो नतीजा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों का नुकसान हो गया। लेकिन इस चुनाव के नतीजे के बाद देवेंद्र फडणवीस काफी एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद उन्होंने मैराथन मीटिंग की है आरएसएस के नेताओं के साथ। आरएसएस के नेताओं को रिक्वेस्ट किया गया, उन्हें मनाने की कोशिश की गई कि देखिए हमें सत्ता से पीछे नहीं जाना है। अगर हम सत्ता से पीछे चले गए महाराष्ट्र में तो काफी कुछ हमारे लिए जो है वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। 2.5 साल सत्ता में नहीं थे और उसका असर देखने मिला था कि किस तरह से पार्टी कमजोर हो रही थी। एक नेगेटिव मैसेज जो है पार्टी कैडर में जा रहा था। तो आरएसएस ने, बीजेपी ने इन 4 महीनों के भीतर आरएसएस को पूरी तरह से मनाने की कोशिश की। आरएसएस अब मान भी चुका है और आरएसएस खुद जो है वो डोर टू डोर अपना जिस तरह से वो साइलेंट कैंपेनिंग करता है उस तरह से साइलेंट कैंपेनिंग करने के लिए आरएसएस एक बार फिर से तैयार हो चुका है। हालांकि वो पुरानी बातें हैं जब जो नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर पर्यवेक्षक भेजे गए और वहां पर ये सारी चीजें हुई कि जो पर्यवेक्षक गए हैं वो देखेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो वो लोकसभा चुनाव की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कंट्रोवर्सी थी और उसको लेकर भी कई सारे बयान सामने आ चुके हैं कि भाई नितिन गडकरी को जो है वहां इस बार चुनाव लड़ने नहीं देना था, उन्हें कमजोर करने का प्लान था। तो ऐसी कई सारी कॉन्स्पिरेसी तहरीक और कंट्रोवर्सीज हमें देखने मिली है। लेकिन जो पॉपुलर नेता है उसे टिकट नहीं देना, ये मुझे लगता है कि किसी के हाथ में नहीं है। अगर नितिन गडकरी को वहां से टिकट नहीं देते तो किसी और को टिकट मिलता भी या नहीं मिलता, ये एक बहुत बड़ा सवाल था और वो सामने खड़ा भी होता नितिन गडकरी के, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। तो ये सारी चीजें आती है। लेकिन जो
आरएसएस की नाराजगी वाली बात है, उस नाराजगी को काफी हद तक दूर कर लिया गया है। और इसका एक एग्जांपल ये भी देखने मिलता है कि जो आरएसएस चुनाव के नतीजों के बाद ये बार बार कह रही थी कि अजीत पवार के साथ हमें नहीं जाना है, अजीत पवार को अलायंस से हटा दो, वो आरएसएस जो है वो अब कुछ नहीं कह रही, वो पूरी तरह से चुप है। जबकि अजीत पवार ने 51 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं महायुति के अलायंस में। जो अजीत पवार को 40 सीटें भी अलायंस नहीं दे रहा था, उस अजीत पवार ने 51 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए और आरएसएस चुप है। तो इससे पता चलता है कि एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, एक जो है एक पर्टिकुलर निर्णय पर पहुंचा गया कि इस चुनाव में हमें अब जो है मदद करनी है और मदद करके सत्ता में लाना है, और उसके बाद हम आगे की चीज देखेंगे। अजीत पवार का करप्शन क्या है, कुछ भी है, वो सारी चीजें अब पीछे जा चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एजेंडा यही है कि कैसे भी करके इस चुनाव को जो है भारतीय जनता पार्टी और महायुति को जो है जिताया जाए। देखिए, इस अलायंस में कमजोर कड़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे जो 38 विधायकों के साथ सीएम बने हुए हैं, उन्होंने पिछले 3 महीने में अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि वो महायुति में सबसे पॉपुलर नेता हैं। सी वोटर्स का जो सर्वे आया है, उस सर्वे के अनुसार जो एकनाथ शिंदे हैं उन्हें 27.5% लोग जो है वो सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं, और वो नंबर 1 पर है। देवेंद्र फडणवीस जो एक टाइम पर सबसे पॉपुलर सीएम हुआ करते थे, आज सिर्फ 11% लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को जो है मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना हम चाहेंगे। तो गैप देख लीजिए, लगभग 15% का गैप है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहेगी और चुनाव जीत कर सत्ता में रहना चाहेगी, ताकि जो चीजें खो गई है उन सारी चीजों को वापस लिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी, जो आरएसएस की नाराजगी, वो हाथ पैर जोड़कर जो भी हुआ रहेगा बंद कमरे में, वो एक तरह से सॉल्व कर ली गई है। अब आरएसएस जो है वो पूरी तरह से मदद कर रहा है। एक और चीज, आरएसएस अगर मदद कर रहा है तो उसके पीछे कुछ शर्त होंगी, कुछ डिमांड की गई रहेंगी, और इसका असर जो है वो हमें चुनाव के नतीजों के बाद देखने मिलेगा। एकनाथ शिंदे की आप बात कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे को लेके, लेकिन हम पिछले दिनों एकनाथ शिंदे का एक बयान आया था कि मैं ही कप्तान हूं और मेरे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये एक तरह से जानकारों ने कहा कि एक तरह से एकनाथ शिंदे की इनसिक्योरिटी है, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं कर रही है, बीजेपी ने कभी नहीं कहा। बीजेपी के नेताओं से अगर पूछा जाता है कि बताओ किसके कप्तानी में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो नाम नहीं लेते हैं, वो कह रहे हैं कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे को क्यों कहना पड़ा कि भाई मैं कप्तान हूं और मेरी कप्तानी में चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, इसके लिए भी हमें पीछे जाकर देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े शीर्ष नेता जो हैं, वो लगातार ये कहते आए हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जो जिसके अंतर्गत हम चुनाव लड़ेंगे, वो एकनाथ शिंदे ही होंगे। अब जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा या उसके बाद तय किया जाएगा चुनाव के नतीजों के बाद, तो ये छोटे नेता है। बड़े नेता जो है वो सीधे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस खुद भी अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे एक बात साफ है कि इस वक्त ये जरा भी कंफ्यूजन नहीं है कि अगर अच्छा खासा स्ट्राइक रेट एक बार फिर से एकनाथ शिंदे का रहा, तो एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। भले ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो 151 सीटों पर जो है अपने कैंडिडेट्स उसने उतारा है, और अगर उनकी हालत अच्छी नहीं रही वो और वो 80 के आसपास या 70 के आसपास जीत कर आते हैं, तो उनके लिए मजबूरी बन जाएगी कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए, जिस तरह से अभी सरकार चल रही है। तो भाजपा के शीर्ष नेता ये नहीं चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे किसी भी तरह से नाराज हो। अगर एकनाथ शिंदे अभी ये कह रहे हैं कि भाई मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं सीएम का फेस हूं, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं कहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार करेगा कि चुनाव के नतीजे क्या हो। अगर अभी से ये कहना जो शीर्ष नेता है वो शुरू कर दे कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहेंगे, तो ये एकनाथ शिंदे को अनकंफर्टेबल करने जैसी सिचुएशन आ सकती है। और हो सकता है कि चुनाव के नतीजों के वक्त जब एकनाथ शिंदे किंग मेकर जैसे साबित होने लगे,
तो एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी नैया बदल सकते हैं। वो शरद पवार के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि उनके साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये और बात ये बात जी एआईएमआईएम के जो महाराष्ट्र प्रमुख है इम्तियाज जलील ने भी कहा कि आज जो महाराष्ट्र की राजनीति है और महाराष्ट्र में जो विचारधारा है सब ताक पे है, और कौन किसके फायदे कौन पाले में जाना है वो कोई निश्चय नहीं कर सकता। कि आज जो अजीत पवार एनसीपी अजीत पवार हैं जो आज बीजेपी के साथ जुड़े हैं, क्या उधर नहीं जाएंगे? आज एकनाथ शिंदे हैं जो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, क्या वो अगर शरद पवार बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे? ये सब मौकों का खेल है, जहां मौका मिलेगा वहां चले जाएंगे। थोड़ी हम एआईएमएम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि तेलंगाना के बाद जो दूसरा प्रमुख अगर एआईएमएम के लिए पकड़ वाला स्टेट है वो महाराष्ट्र ही है। करीब 35-40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी जीत और हार तय करती है ना? तो वहां उन्होंने अपने उम्मीदवार 16 उम्मीदवार उतारे, 2014 में 24 उम्मीदवार उतारे थे, 2019 में 44 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अब ये उम्मीदवारी को घटा के इन्होंने 16 कर दिया है। अब 16 ही सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो इसके पीछे जानकार कई वजह बता रहे हैं, चूंकि एमआईएम के नेता भी कह रहे हैं कि भाई हम अब वोट शेयर पे हम नहीं जा रहे हैं, हम स्ट्राइक रेट पे जा रहे हैं, हमारा स्ट्राइक रेट सहना करना है। और कहीं जो नया जो परिदृश्य बना है, गठबंधन, दो गठबंधनों के बीच चुनाव का एक माहौल समीकरण बना है, अगर ऐसे मौके मिलते हैं तो हम एक किंग मेकर की भूमिका में हम आएंगे। अगर 15 सीटें हम ला लिए तो हालांकि 2014 में वो 2 सीटों पर थे, 2019 में भी 2 सीट जीत के एएमआईएम निकली थी, एक सांसद भी उनका चुनाव जीता था। एएमआईएम की भूमिका को आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? उपेंद्र, एक चीज एआईएमआईएम के लिए महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो ये हमें देखने मिलती है कि महाराष्ट्र का जो मुस्लिम है वो एआईएमआईएम को उतना सीरियसली नहीं ले रहा है जितना एआईएमआईएम जो दिखाने की कोशिश करी है। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी सीट जो है वो इलेक्शन दर इलेक्शन कम करने का काम किया है। 16 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब एआईएम के साथ प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्हें जो है बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखने जैसा एक प्रोजेक्शन हो चुका है कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। हाँ, सपा आप यूपी में आएंगे तो सपा ने प्रचारित किया कि बीजेपी की बी टीम है। आप बिहार में जाएंगे तो आरजेडी ने प्रचारित किया कि बीजेपी की टीम है। कांग्रेस तो हर जगह करती ही रहती है कि बीजेपी की बी टीम है। जी, तो इसकी वजह से एआईएमआईएम का जो विस्तार होना चाहिए वो हमें देखने नहीं मिल रहा है। दूसरा, एक और चीज महाराष्ट्र में जिसकी वजह से एआईएमआईएम को नुकसान हो सकता है वो ये है कि जो मुस्लिम वोटर, जहां पर एआईएमआईएम ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, इन मुस्लिम वोटर्स को अगर देख लिया जाए तो ये मुस्लिम वोटर जो है वो महाराष्ट्र में एकजुट हो चुका है। वो ये नहीं चाहता कि किसको वोट देना है, वो पहले देख रहा है कि कैंडिडेट्स महायुति का है या महाविकास आघाड़ी का है। महाविकास आघाड़ी का अगर कोई भी कैंडिडेट होगा तो उसे जो है मुस्लिम कैंडिडेट वोट दे रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो लास्ट जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें हमने देखा जी, साउथ मुंबई की सीट जहां पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर मुंबा देवी, भिंडी बाजार, ऐसे कई सारे जो मुस्लिम, भाई कला मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहां पर हमने देखा कि बड़े पैमाने पर शिवसेना के कैंडिडेट को वोट दिया गया है। तो इससे जाहिर तौर पर यह पता चलता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो इस बार लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी भटकना नहीं चाहेगा। वो एकजुट होकर महाविकास आघाड़ी को वोट देगा, फिर चाहे कैंडिडेट शरद पवार का हो, कांग्रेस का हो या उद्धव ठाकरे का हो। तो और उनके सामने एजेंडा एक सीधा साफ है कि भाई हमें किसी भी प्रकार से भाजपा को वापस से सत्ता में नहीं लाना है, क्योंकि जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ, जिस तरह से चीजें हमें देखने मिलती है, वो सारी चीजें हुई, जो नीतीश राणे हैं उनके बयान हम देखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम वोटर है वो इंटैक्ट हो चुके हैं। और मुस्लिम वोटर जो है वो अब इतने इंटैक्ट हो चुके हैं महाविकास आघाड़ी से कि वो एआईएमआईएम के साथ नहीं जाएगी, एआईएमआईएम की रैलियों में चली जाएगी। इम्तियाज जलील जब रैली निकाल कर औरंगाबाद से मुंबई तक आते हैं, उस रैली में हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन वोट देने के लिए अगर वक्त आएगा तो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को वोट दिया जाएगा। तो जो एआईएमआईएम है वो इसी कारण अपनी सीट्स कम कर रही है और उसे पता है कि अगर वो ज्यादा सीट पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी
उसके बाद एक और चीज पर मोहर लगे कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कहां पर हमें थोड़े बहुत वोट मिल सकते हैं, तो वहीं पर वो कैंडिडेट अपने उतार रही है। और ये 16 कॉन्स्टिट्यूंसी भी ऐसी है जहां पर मुझे लगता है कि जो AIMIM के कैंडिडेट है वो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये AIMIM की राजनीति जो है वो काफी अच्छी तरीके से लोगों को पता है। सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट अगर काफी अच्छा है और कैंडिडेट पर लोगों को भरोसा है तभी जाकर AIMIM को वोट मिलेगा, अदरवाइज वोट महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। एक उस दिन जो हम बात कर रहे थे कि अभी उस अभी तो जैसे सर्वे ने अभी सी वोटर का एक सर्वे है जिसमें कहा गया कि भाई अभी 23% मराठा आंदोलन का बड़ा मुद्दा है। एक हम लोग बड़ा बारीकी, इकबाल सर थे उस दिन, एक उन्होंने समझाया कि गुजराती और मराठियों के बीच एक लड़ाई छिड़ गई है कि भाई जो कंपनियां हैं जिसका खुद विरोध देवेंद्र फडणवीस ने किया था कि इन कंपनियों को आप शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं, मराठा में अगर महाराष्ट्र में मुंबई में कंपनियां आई हैं तो उनको गुजरात क्यों ले जाया गया, ये मुद्दा कहां तक है लोगों के मन में? देखिए ये अगर देख लिया जाए तो ये मुद्दा जो है सिर्फ और सिर्फ मुंबई तक सीमित है। मुझे लगता है कि मराठा वर्सेस गुजरात वाली लड़ाई जो है वो मुंबई के बाहर कहीं हमें एग्जिट करते हुए दिखाई देगी। और यहाँ पर एक कारण है, यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पर जो गुजराती वोट जो है वो काफी ज्यादा है। इनमें से कौन सी है? कांदीवली, मलाड, बोरीवली, घाटकोपर की जो सीटें हैं, इन सब सारी सीटें, लगभग 7 से 8 सीटें ऐसी है जहां पर गुजराती वोटर जो है वो अच्छी खासी तादाद में है। तो ये जो गुजरात ट्रांसफर करने वाली जो इशू है, ये जो है काफी हद तक मुझे लगता है कि यहाँ पर ही देखने मिलेंगे। महाराष्ट्र में जो अगर बात करें तो और भी कई सारे मुद्दे हैं। ये गुजरात ट्रांसफर होने वाला मुद्दा जो है ये मुझे लगता है काफी कम है और इसकी वजह से ज्यादा असर महाराष्ट्र मुंबई के बाहर अधिकतर जगहों पर हमें देखने नहीं मिलेगा। मुंबई में ही देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मराठी वर्सेस गुजराती वाली एक लड़ाई है। क्योंकि हम जब वेस्टर्न लाइन से हम आगे जाते हैं तो फिर जो इलाका है तो गुजरात से सटा हुआ इलाका आ जाता है, तो वहां पर हमें असर देखने मिल सकता है मराठी और गुजरातियों के बीच। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है कि महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं और जो कुछ आ रहे हैं वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये जो एक कारण है, इसके लिए जो है एक अच्छी खासी जो है गवर्नमेंट को स्टडी करके जो है अब जो कारण है उन्हें जो है आइडेंटिफाई करके जो है उन्हें उन पर काम करना चाहिए। अब देखिए महाराष्ट्र एक वक्त तक मतलब देश की आर्थिक राजधानी अभी भी है, लेकिन कई सारी इंडस्ट्रीज जो है वो महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज अब आने लगी है वो हैदराबाद, बैंगलोर, गुजरात ऐसी जगह हमें जाती हुई देखने मिल रही है। तो इसका कारण जो है वो ये है कि क्या महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट्स रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, क्या इन गवर्नमेंट्स ने इन इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ पर लाने के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया? जैसे कई सारे स्टेट जो है वो टैक्सेशन रिलैक्सेशन देती है, टैक्स को लेकर कटौती करती है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चीजें सब्सिडी दे देती है। क्या उन सारी चीजों को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट दे रही है या नहीं दे रही है, ये सारी चीजें देखना जरूरी है। और इसके अलावा 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में अनस्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसका एक फैक्टर भी है। और दूसरी बात जो रिसेंटली अभी जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी चल रहा है, क्योंकि किसी भी उद्योग को स्थापित करने में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी भूमिका होती है किसी भी स्टेट की। शायद यही वजह है कि जो औद्योगिक कंपनियां हैं, जो बड़े घराने हैं, वो हैदराबाद और बेंगलुरु की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो सोनू, आज समझाने के लिए आपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि कैसे मनोज जारंगे की अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। AIMIM ने अगर 16 कैंडिडेट उतारे हैं तो क्यों उतारे हैं, और अगर उतारे हैं तो किनको नुकसान और किनको फायदा पहुंचाएंगे, और जो गुजरात और मराठी वाला जो मामला है वो कहाँ फिट बैठता है और कहाँ अनफिट बैठता है, ये भी आप बताएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर एक नए एंगल के साथ कल आपसे फिर इसी समय शाम 4 बजे जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।